मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भैया लेकर आ गया हूं आपके लिए वो वीडियो, वो कंटेंट जो काफी सारे बच्चे मांग रहे थे कि भैया ये बताइए, जो इकोनॉमिक्स में आजकल ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स तक में, मतलब आई कांट इवन बिलीव इस बार के मैथ्स के बोर्ड में भी, या इन्होंने बोला ही था सैंपल पेपर में भी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। भैया पिक्चर देखने में तो अच्छी लगती है, मतलब जिस बुक में पिक्चर ना हो वो हमें बुक बोरिंग लगती है, लेकिन कभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि भैया वही पिक्चर अगर वो एग्जाम या क्वेश्चन पेपर में डाल देंगे तो भैया हमारी तो पिंडलियां कांपने लग जाएंगी। तो भैया पिंडलियों को कपाइए मत, वैभव ओबरॉय एडू कैप्टन को लेकर, वैभव ओबरॉय एडू कैप्टन के साथ यहां पर आ चुके हैं आपके इस डर को भगाने। ऐसे भगा देंगे भैया हम। ध्यान से सुनिएगा आज की वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो यार बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि यार ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यार हम इनको कैसे सॉल्व करें। और केस स्टडी सबसे बड़ा डर जो काफी सालों से आजकल आने लग गया है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा भर भर के डाल रहे हैं। तो भैया अब ये डर आपका डर नहीं रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस या फिर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं, और मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि भैया वो सॉल्व कैसे करने। कुछ भी नहीं है भैया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बच्चा भी कर लेगा 5 साल का। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं और सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है जिसमें वो बता रहा है आरबीआई है, ठीक है जी। और आरबीआई देखो, सबसे पहली तो आपको ये चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। कई बच्चे होते हैं ना केस स्टडी देख के ना आलस सा आ जाता है रीड करने में, खासकर जब कोई इतनी बड़ी केस स्टडी हो ना। देखो जो सीबीएसई है ना, वो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा, आपका कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहा है, आपकी डिफरेंट एबिलिटीज भी चेक कर रहा है। तो वन ऑफ दैट एबिलिटी इज रीडिंग एबिलिटी, या फिर वो बोलते हैं ना पेशेंस एबिलिटी। यार इतना बड़ा टॉपिक दे देंगे तो यार वो रीड बच्चा करेगा ही नहीं करेगा, इवन दो उस केस स्टडी से आपको हेल्प भी ना हो, मतलब इतनी सी भी हेल्प ना हो आपको उस केस स्टडी से, लेकिन फिर भी रीड करोगे तो यार कहीं ना कहीं आप ही का बेनिफिट है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज अपने अंदर डाल लीजिए कि आप रीड करना सीख लो उन क्वेश्चंस को या फिर उन बड़ी बड़ी केस स्टडीज को, वरना तो भैया सीबीएसई आपके साथ खेल जाएगा। और अगर रीड करने की एबिलिटी डाल दी तो आप खेल जाओगे सीबीएसई के साथ। चलिए, तो ये आपकी केस स्टडी है जिसमें वो बोलता है कि आरबीआई है has conducted a statutory inspection of supervisory evaluation against a commercial bank। तो कमर्शियल बैंक के ऊपर उसने एक इंस्पेक्शन करी। द कमर्शियल बैंक वॉज इम्पोज विद स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, जो लगती रहती है, ठीक है। ये एक टिपिकल किसी न्यूज उससे उठाया हुआ टॉपिक है, कंटेंट है। ओइंग टू डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस as per the central bank, the inspection revealed non compliance vis-a-vis different directions issued by RBI on the following fronts। तो एटीएम कार्ड फ्रॉड्स चल रहे थे उस बैंक में, इंटेग्रिटी और क्वालिटी ऑफ डेटा बहुत खराब था, और लोन्स टू स्मॉल बोरोवर्स का बहुत ज्यादा ना घपला हो रहा था वहां पर। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर आरबीआई के हमने बड़े सारे फंक्शन, उसने क्या मांगा है, रेलेवेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हमने बड़े सारे फंक्शन है कि भैया करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होती है, या फिर बैंकर टू गवर्नमेंट होता है, ठीक है जी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है अपने पास। तो बड़े सारा हमने बहुत वो पढ़े हैं फंक्शन। तो उसमें से बताना है कि ये केस स्टडी या फिर ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस पर्टिकुलर फंक्शन पे हाईलाइट कर रहा है। तो यहां पर देखो आरबीआई का मेंशन हो गया, यहां पर कमर्शियल बैंक का मेंशन हो गया, और उस पे इंस्पेक्शन कर रहा है, उस पे फाइन लगाई। तो यहां से हमें एक ही फंक्शन देखने को मिलता है जो कि है सुपरवाइजरी फंक्शन, ठीक है जी। इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो एक ही फंक्शन हमें यहां पर सेंट्रल बैंक का देखने को मिलता है, और वही आपको आंसर में लिखना है कि इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस रूटीन फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। अंडर दिस फंक्शन आरबीआई मे एक्सरसाइज पीरियोडिक इंस्पेक्शन, ऑडिट ऑफ कमर्शियल बैंक, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, ब्ला 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 एक्सेट्रा। तो भैया देखो कितना इजी है ना। उसने कोई गवर्नमेंट की बात करी कि इट इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, एडवाइजर टू गवर्नमेंट, ये वो एक्सेट्रा ना। इसमें कोई इसने वो बात करी आपकी कि इशूइंग अथॉरिटी है, ठीक है, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है ना। इसने कोई वो बात करी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भैया जब वो सीधा सीधा बात कर रहा है तो हम सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं ग्रैब कर पा रहे, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। ये सीधी तो है,
ठीक है, चलो ये इजी भी लगा होगा कई बच्चों को। अब चलते हैं अगले, ये ग्राफ बेस पे। भैया ये तो मतलब 2 टके के क्वेश्चन होते हैं लिटरली, आई एम सॉरी फॉर माय रूड वर्ड, पर ये 2 टके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नो ऑफेंस टू सीबीएसई। देखो कुछ भी नहीं करना, बचपन से करते आ रहे हो, ये 5th-6th क्लास से टीचर ने समझा दिया था कि ये ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो उसने आपको 2 ग्राफ दे दिए, एक ग्राफ बता रहा है फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स अप्रैल नवंबर 2019, 2020 एंड 2021, और फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एस्टीमेट, हमने कितना बजट एस्टीमेट लगाया था और फिजिकल डेफिसिट कितना जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये फिगर्स लिखनी है, लिटरली ये फिगर्स लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। आपको कंपेयर करने ना ट्रेंड्स, तो फिगर लिखनी है। जैसे फिजिकल डेफिसिट इन 2020 इंक्रीज टू 10.8 लाख करोड़ फ्रॉम 8.1 लाख करोड़। तो आप देख सकते हो 2020 में, ठीक है, अगर हम 19 से कंपेयर करें तो फिजिकल डेफिसिट ये रहा आपका, ठीक है। तो 8.1 था, 8.1 लाख है, और उसके बाद यहां पर पहुंच गया आपका 10.8 लाख। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है। इट हैज गॉन डाउन टू 7 लाख करोड़ इन 1.3, 7 लाख करोड़ टू इन 2021। तो हमें यहां पर दिख ही रहा है भैया 7.0। मतलब ये तो मैं सीधा फिगर्स लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा भैया यहाँ पर तो मैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट इन 2020 इंक्रीज टू 6.9 लाख। मतलब यही चीज अब मैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में भी लिख दूंगा और फिर फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज में भी लिख दूंगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो क्वेश्चन ही, मतलब ये तो प्री फंड के नंबर बांट रहे हैं भैया आपको, और आप ले नहीं रहे हो, डर रहे हो उसको लेने से। भैया वो चॉकलेट के पैकेट में कोई बॉम्ब नहीं छुपा रखा उन्होंने, आप टेंशन मत लो, चॉकलेट ही है, ले लो, ठीक है। मूविंग ऑन टू दिस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, देखो एक आर ग्लास दे दिया आपको। अब इस आर ग्लास में नीचे क्या है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा रहा है, जो कि हमें डेवलपमेंट डिपिक्ट कर रहा है, और यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भैया वो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट्स भी देखो, स्टेटमेंट भी अलग से हमें पढ़नी होती है, ये नहीं कि पिक्चर देख लें। तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, इट इज द नीड ऑफ द आवर। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये स्यापा पूरा फैला रहे हैं, भैया वो कह रहा है कि अब रोक लो, वरना तो खत्म हो जाना सारी कहानी, दुर्घटना से देर भली, ठीक है। तो द गिवन इमेज इंडिकेट्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल चैलेंज। तो आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्लियरली ये क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग मैंने बोला जैसा कि आपको, ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज। फिर ग्लोबल वार्मिंग को उसने एक्सप्लेन कर दिया, अब तो उसके बाद तो क्या ही है। और फिर स्टेटमेंट भी उसने एक्सप्लेन करनी है अच्छे से कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, रिप्रेजेंट की अर्जेंसी ऑफ एक्शंस, ठीक है, क्योंकि फिर काम खराब हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं भैया, अर्थक्वेक्स कैसे कैसे आ रहे हैं, सुनामीज हो गई या फिर साइक्लोन्स हो गए, ठीक है। तो ये सारा एक तरीके से एक अलार्म है इकोनॉमी का, नेचर का हमें, कि भैया सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, जाग जाओ, आंखें खोल लो। तो बस यही हमने करना है। और देखो कितना प्रिसाइज आंसर है, ज्यादा हमने लिखना ही नहीं भैया। ये जो गलत फहमी फैला रखी ना कि सीबीएसई में भर भर के लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, वो भर भर के तभी लिखना होता है जब आपको आंसर ना आ रहा हो। जब आपको आता है तो प्रिसाइसली लिखो, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। देखो कितना इजी था, कुछ भी नहीं था। मूविंग ऑन टू दिस, ये जो क्वेश्चन आता है आपका डेवलपमेंट वाले कंपैरिजन वाले चैप्टर से, कंपैरिजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना, ठीक है जी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस वाले चैप्टर से। तो 8 नंबर का चैप्टर है, उसमें ये गारंटी एक क्वेश्चन तो ये लगा के चलो कि 99% चांसेस आएगा। बट अगेन इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फिगर्स लिखनी होती है। वो ग्राफ जो बार डायग्राम वाला चैप्टर था वैसा ही, बार डायग्राम वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही है एकदम। तो द टेबल शोज दैट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैव इंक्रीज्ड एट एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 3.7%। हमें क्लियरली दिख रहा है, उसने बताया ही है खुद हमें, हम मतलब टेबल भी फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दिया, वो भी उसने खुद ही भर के दे दिया। वाइल सेम विद चाइना इज 2.6%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान की तरफ जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं इंडिया से, तो वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ठीक है, और चाइना में भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये ग्रोथ रेट दे रखा है उनका, ठीक है। और यही अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट जो है चाइना से हमारा मैसिव हो चुका है 10.3%, मतलब एनुअल ग्रोथ रेट हर साल 10% बढ़ रहा है ऑन एवरेज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, और पाकिस्तान से 5.1% बन रहा है, जो कि एवरेज है, ठीक है। तो बस हमने सबसे पहले तो यही लिख दिया, मतलब यहां पर ही आपको 4 में से 2 नंबर तो लिख के ही ले लो, मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इंटरप्रेट भी करना है कि भैया इंडिया का जो चाइना पे जो रिलायंस है इंपोर्ट्स के लिए, वो बहुत ही हैवी है, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स इतना नहीं कर रहे हम, सिर्फ 2.6% बढ़ रहा है ऑन एवरेज। तो दिस शोज दैट इंडियन इकोनॉमी वाज ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इकोनॉमी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कोई भी यार इंटरप्रेट कर ले तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। वेयर एज इन केस ऑफ पाकिस्तान गैप इज क्वाइट नैरो विच मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन, और रीजंस भी नहीं लिखने, मतलब ये भी छोड़ोगे हो ना यार, रीजंस भी लिख दो या कुछ,
लिखना ही नहीं है। एक तो रीजन वैसे क्या है यार कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी, उसके अलावा जो कल्चर डिफरेंसेस हैं, जो बनती नहीं इंडिया पाकिस्तान में, वही है सिंपल सी, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो लास्ट का आपका इंडियन इको का जो सेक्शन बी का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और ये मैंने अगेन आपको बोला, सीबीएसई यहाँ पर साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश करता है, जान पूछ के आपको इतनी बड़ी केस स्टडी दे देगा। पहली बात तो बच्चा यहीं पर घबरा जाता है यार कौन पढ़े, फिर जो पढ़ते भी है ना आधे बच्चे, वो ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको, बिट्स एंड पार्ट में, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, ऐसे नहीं पढ़ना यार, 2 मिनट लगेंगे, पढ़ लो यार, नहीं तो फिर वापस घूम के पढ़ना पड़ेगा, फिर दिक्कत। तो अब इसकी टेक्निक क्या है भैया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ दो, जैसे अनसीन पैरा सॉल्व करते हो ना आप इंग्लिश में, व्हाई वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर्स। आ जाओ भाई पढ़ते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिगेन इन 19, ये दो व्हेन उसने पूछा था, ठीक है, एंड हाउ डिड इट बेनिफिट्स, तो हम अपनी तरफ से लिख देते, अगर वो व्हेन पूछता तो हम लिख देते, मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन इंडिया टू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड एसोसिएटेड मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक। ये हो गया वाई का आंसर। द नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया रोज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, ठीक है जी, ये आपका वाई का आंसर हो गया, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट कैसे हुआ, द गवर्नमेंट पोस्ट इंडिया वांटेड टू इंश्योर सेल्फ डिपेंडेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सच एफर्ट्स कंसाइडेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, ये हाउ भी हो गया इसमें, डॉक्टर नॉर्मन बॉलोंगियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। These seeds are also necessary changes in farming techniques such as the addition to fertilizers, pesticides and better irrigation facilities, ये सारा हाउ में आ जाएगा। High yielding varieties of seeds were first introduced in India and the states of Punjab, Haryana and parts of Western UP, क्योंकि ये जो affluent states थी उनमें उन्होंने अडॉप्ट किया था, क्योंकि ये सारी चीजें महंगी आती थी। In the early period of green revolution in India, the focus was to acclimatize the new system with the more resource investing intensive agricultural method. The argument for introducing the new crop varieties was to increase the agricultural production in terms of higher crop yields. The seeds introduced during the early period of green revolution in Punjab were not high yielding by themselves. These high yields were possible due to seeds being highly responsive to certain inputs such as irrigation, water and fertilizers. ठीक है, तो हमें हमारे ए पार्ट का आंसर मिल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यू टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर व्हिच वाज अदरवाइज वेरी लो। इट हैज हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय क्रिएटिंग मार्केटेड सरप्लस, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब इवन दो ये लिखा नहीं था, लेकिन अगर हमें खुद पता है तो हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during time of shortage। अब हम एक बार सेकंड हाफ पढ़ते हैं केस स्टडी का। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया thus necessitated a resource intensive process whereby those who could make significant capital investments could benefit, whereas the others became more marginalized in regions affected by practices of green revolution in India. On one hand, the results derived from green revolution help farmers to increase their yield and income, and on the other hand, it helps the government to procure and preserve more food grains through agencies like Food Corporation of India। अब इसका मेंशन हम कर देंगे इस आंसर में। These food grain reserves were helpful in creation of buffer stocks in India, which helped in the situation of adversities and shortage। ये आपका पूरा आंसर टू बी पार्ट मिल गया। The given statement is appropriate as green revolution and help the government to procure and preserve more food grains through agencies like Food Corporation of India, FCI, उसका काम ही था सारा बफर स्टॉक बना के चलना। इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज बीन सो सब्सटेंशियल दैट इंडिया नॉट ओनली स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन बट आल्सो मेंटेन अ डोमिनेंट प्लेयर इन फूड ग्रेन एक्सपोर्ट मार्केट। ये अगेन आपको चैप्टर के पढ़ने से हेल्प होगी, जरूरी नहीं कि सारी केस स्टडी बेस्ड मटेरियल लिखना है, बट इवन दो आप केस स्टडी बेस्ड मटेरियल लिख देंगे जो ऊपर से आप पूरा एज इट इज लिख देंगे, तब भी आई एम श्योर, आई गारंटी यू कि नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये देखो कितना इजी था आपके लिए ये सारी चीजें करना, मतलब ऐसे ही हाइप बना रखा है, मुझे तो समझ नहीं आती बच्चे डरते क्यों। चलो कोई नहीं, डर रहे हो आप एक बार कमेंट कर दो भैया एडू कैप्टन की किसी वीडियो पे, टेलीग्राम पे, किस चैनल पे, या फिर प्रिंस भैया को इंस्टाग्राम पे, आपको कंटेंट मिल जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं भैया कितना आपके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इससे भी ज्यादा और या इससे भी इजी तरीके से आपको हम पढ़ाते हैं जब हम आपको एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो एक बार ही चेकआउट करना, जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम है, हर एक उसकी तैयारी करवाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फन तरीके से, और मतलब बोलते हैं ना यार स्टडी मेड इजी, ऐसा वाला सीन कर देंगे हम, ठीक है। नहीं यकीन आता तो भैया आईपी मैट 13, 24, 37 है आपके सामने, सीयूईटी एआईआर 1 है आपके सामने, 30+ बच्चे एसआरसीसी, 30+ बच्चे शहीद सुखदेव, कहीं से किसी भी बच्चे को पकड़ के पूछ लेना भैया, एडू कैप्टन की तारीफ ही करेगा, बुराई नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करते रहिए, इंस्टाग्राम पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।